हाँ जी बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे आपके एसएसटी के कॉमन टॉपिक सीरीज का टॉपिक जिसका नाम क्या रहेगा, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। यकीन मानिए ये वीडियो देखने के बाद आपको 101% सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको यूट्यूब पे कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है मैं आपको करवाऊंगा मैप एनिमेशन के साथ। मतलब साथ साथ मैं शो करूंगा हाँ अभी कौन सा फिजिकल फीचर कहाँ पर है, और सबसे बड़ा सवाल हाँ भाई फिजिकल फीचर होता क्या है। ये सारी बातें हम एनिमेशन के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे ये टॉपिक आपको लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेगा। और सबसे बड़ी बात, इसकी आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करके फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपका एक एक पॉइंट और एक एक डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम कंसेप्ट को करते हैं शुरू। तो बेटा हमारे टॉपिक का नाम है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इंडिया मतलब हमारा देश भारत। मतलब इस टॉपिक में हम इंडिया के बारे में कुछ करेंगे। क्या करेंगे? इंडिया के फिजिकल फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल का मतलब होता है बॉडी और फीचर का मतलब होता है विशेषताएं। हम इंडिया की जो बॉडी है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ। मतलब हमारी बॉडी होती है ना, उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। जैसे हमारी आईज है, आईज कितनी सुंदर होती हैं, देखने का काम करती है। कोई भी चीज हमें किसकी हेल्प से दिखती है? आईज की हेल्प से। वैसे ही हमारा दूसरा फीचर है नोज। नोज से हमें क्या पता चलता है? स्मेल पता चलती है। मान लो कोई सिलेंडर लीक हो रहा है घर पे, नोज की हेल्प से पता चल जाएगा हाँ भी सिलेंडर लीक हो रहा है, इसको बंद करना है। और लास्ट एग्जांपल दे देता हूँ ईयर्स की। ईयर से हमें सुनता है। ये जो सभी बॉडी पार्ट्स है उसकी अलग अलग फीचर्स है। वैसे ही इंडिया के बॉडी पार्ट्स की क्या क्या विशेषताएं हैं। आई होप आपको 10% समझ आ गया हम करने क्या वाले हैं। मतलब इंडिया की बॉडी पार्ट की क्या क्या विशेषताएं और कौन सा बॉडी पार्ट कहाँ पर लोकेट करता है, मैं मैप से आपको बढ़िया समझाऊंगा। कंसेप्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं देयर आर टोटल 6 बॉडी पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब 6 फिजिकल फीचर के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन कौन से फीचर्स है, जैसे पिक्चर शुरू होने से पहले एक्टर का नहीं बताते हाँ भी ये वाले एक्टर उसमें आएंगे, तो मैं पहले बता देता हूँ हम कौन कौन से 6 फिजिकल फीचर के बारे में पढ़ेंगे। और एक एक फीचर मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊंगा, एनिमेशन के थ्रू समझाऊंगा, आपको लाइफ टाइम कभी भी नहीं भूलेगा। तो पहला फिजिकल फीचर है इंडिया का। मतलब ये ऐसे दिमाग में ऐसे आपने रखना, पहला बॉडी पार्ट, दूसरा बॉडी पार्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे दिमाग में रखना आपने। फर्स्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया इज हिमालय माउंटेन्स। हिमालय माउंटेन्स कहाँ पर है, क्या क्या विशेषता है इसकी, सारा मैप के थ्रू समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कौन कौन से फिजिकल फीचर है, नाम बता रहा हूँ उसके। ठीक है, हिमालय माउंटेन्स को बोलते हैं हिमालय के पहाड़ है इंडिया में। सेकंड फिजिकल फीचर इज नदन प्लेन्स। नदन का मतलब दिशा से होता है, जैसे हमारी 4 दिशाएं होती है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वैसी नदन प्लेन्स मतलब उत्तरी मैदान के इलाके। थर्ड फिजिकल फीचर इज इंडियन डेजर्ट, मतलब भारत के रेगिस्तान। फोर्थ फिजिकल फीचर इज पेनिसुलर प्लेट्यू। इसमें थोड़ा सा डाउट होता है, ये अच्छी तरह समझाऊंगा। पेनिसुलर प्लेट्यू को हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीप पठार। हाँ भी सर हिंदी में बोल के तो आपने और ही टफ कर दिया, कुछ नहीं है, बढ़िया समझाऊंगा। सेकंड लास्ट मतलब फिफ्थ फिजिकल फीचर इज कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल का मतलब होता है समुद्र के किनारों वाली जगह, तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? तटीय मैदान। उसके बाद सिक्स एंड लास्ट फिजिकल फीचर इज आइलैंड्स। आइलैंड को बोलते हैं द्वीप समूह। ये एक एक फिजिकल फीचर मैं बढ़िया तरीके से कहाँ पर लोकेट करता है इंडिया में, ये अच्छी तरह समझाऊंगा। ये टॉपिक करने के बाद आपको लाइफ टाइम कभी भी टॉपिक भूलेगा नहीं। एक एक फिजिकल फीचर को हम बढ़िया एनिमेशन के साथ करेंगे। ठीक है। हाँ जी, तो बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इसको दूसरे शब्दों में बोल लो तो फर्स्ट बॉडी पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया एक बॉडी है जिसमें फर्स्ट उसका बॉडी पार्ट क्या रहेगा? द नदर्न हिमालय माउंटेन्स। जैसे कि आप देख पा रहे हो इंडिया के मैप में इतने हिस्से में हिमालयास कवर करते हैं। ये मैप देख के आपको समझ तो आ गई होगी हाँ भी हिमालयास जो है, हिमालय के जो पहाड़ है, इतने इतने हिस्से इंडिया के कवर करते हैं। पहली बात समझ आ गई, मैप में आपको पता चल गया हाँ भी हिमालयास कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, देयर आर 3 रेंजेस ऑफ हिमालय। ये जो लेयर्स दिख रही हैं आपको, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, इसको ही रेंज बोलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, रेंज होता क्या है? जब भी पहाड़ों की बहुत सारी लाइंस हो, इकट्ठी लाइंस हो, उसको क्या बोला जाता है? रेंज। मतलब पहाड़ों की रेलगाड़ी, ऐसे समझ लो। बहुत सारे पहाड़ इकट्ठे लाइन में हो तो उसको रेंज बोला जाता है। तो आपने क्या करना होगा, 3 जो रेंजेस हैं, 3 जो लेयर है,
उनके नेम याद रखने पड़ेंगे। मतलब जो पर्वत फर्स्ट लेयर को टच करते हैं या फर्स्ट रेंज को टच करते हैं उनका नाम अलग है, जो पहाड़ सेकंड रेंज या सेकंड लेयर को टच करते हैं उनका नाम अलग है, और जो पहाड़ लास्ट में थर्ड लेयर या थर्ड रेंज को टच करते हैं उनका नाम अलग है। जैसे भगवान एक ही है, उनके नाम अलग अलग है, वैसे ही पहाड़ एक ही है, हिमालयस है, उनके थोड़े नाम में डिफरेंस है। जो तो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट रेंज ऑफ हिमालय, उसको बोला जाता है ग्रेट हिमालय, वो सबसे ग्रेट, ऐसे याद रख लो। दूसरी रेंज है, दूसरी जो लेयर है उसको बोला जाता है लेसर हिमालय। ऐसे लेस हो रहा है ना, लेस का मतलब क्या होता है, कम होना, ऐसे याद रख लो, वो ग्रेट से कम हो रहा है, लेसर हिमालय। और जो थर्ड रेंज है, थर्ड लास्ट वाली जो लेयर है, उस लेयर में जितने हिमालय, जितने पहाड़ टच होंगे उनको क्या बोला जाएगा, शिवालिक। तो हमने क्या सीखा, जो पहाड़ फर्स्ट लेयर को टच करते हैं उनका नाम है ग्रेट हिमालय, और जो पहाड़ सेकंड लेयर को टच करते हैं उनको क्या बोला जाएगा, लेसर हिमालय। जो पहाड़ लास्ट वाली लेयर में है उनको क्या बोला जाएगा, शिवालिक। आई होप ये दो के दो कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गए। पहला कंसेप्ट अभी हिमालय कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, और दूसरी बात आपको ये समझ आ गई जो भी रेंजेस है हिमालय की उनके नाम क्या क्या है, अलग अलग नाम है। और आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, जो हमने फर्स्ट लेयर की ना ग्रेट हिमालय, वहां पर बहुत ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, बहुत ऊंचे पर्वत हैं, जिसमें एक है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट क्या है 8848.86, मतलब 2 बार 8 है, उसके बाद 8 का हाफ 4 है, फिर 8 है, 0.86 है। उसके बाद लास्ट में कंसेप्ट ये करते हैं, हाँ भी जो हिमालयस आप ये मैप में देख रहे हो, ये इंडिया की कितनी स्टेट्स या यूटीज को टच करता है, तो इसका आंसर है 12। वो 12 प्लेसेस कौन सी हैं, ये वाली 12 प्लेसेस हैं जहां पर हिमालयस टच करता है। तो फर्स्ट प्लेस है जम्मू कश्मीर, मैंने टोटल 12 बोली ना, कई जगह पर 13 लिखी है क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ वो लद्दाख भी ऐड कर देते हैं। उसके बाद है सेकंड नंबर पे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद थर्ड नंबर पे है यूके मतलब उत्तराखंड, उसके बाद फोर्थ नंबर पे है सिक्किम, सिक्किम के बाद फिफ्थ नंबर पे आती है अरुणाचल प्रदेश, सिक्स्थ नंबर पे आती है नागालैंड, 7 नंबर पे आती है अपनी मणिपुर, 8 नंबर पे आती है अपनी मिजोरम, 9 पे आती है अपनी त्रिपुरा, 10 नंबर पे आता है मेघालय, 11th पे वेस्ट बंगाल, और 12 लास्ट इज असम। मतलब ये वाली प्लेसेस में हिमालय फैला हुआ है। आई होप ये फर्स्ट बॉडी पार्ट हिमालय का आपको अच्छी तरह समझ आ गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं सेकंड फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया पे। गाड़ी स्टार्ट कर। तो उसके बाद हम शुरू करते हैं सेकंड फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, मतलब सेकंड बॉडी पार्ट ऑफ इंडिया, जो है नदन प्लेन्स। नदन मतलब उत्तरी, प्लेन का मतलब वो उड़ने वाला प्लेन नहीं, प्लेन का मतलब है जो प्लेन है, मैदानी इलाके हैं, मतलब उत्तर में जो मैदानी इलाके हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप इंडिया के मैप में देख पा रहे हो, ये सारे वेस्ट से लेके ईस्ट तक फैले हुए नदन के प्लेन्स हैं, मतलब उत्तर के मैदान है। अब साथ साथ ना पुराने वाला रिकॉल भी करना है हमने, जैसे ऊपर पहाड़ करवाए थे ना, मैंने पहाड़ी इलाका करवाया था द हिमालयस, उसके जस्ट नीचे क्या आता है, मैदानी इलाका। दो तरह के इलाके होते हैं, एक पहाड़ी इलाका होता है, एक मैदानी। पहाड़ी हमने कर लिया, उसके जस्ट नीचे कौन सा है, मैदानी इलाका, जिसको हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वेस्ट से लेके ईस्ट तक इंडिया के मैदानी इलाके फैले हुए हैं। अब जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इनको ना 4 सेक्शन में बांटा गया है। जितने भी मैं सेक्शन करवा रहा हूँ, जितने भी पार्ट्स करवा रहा हूँ, आपने उसकी प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से करनी है। वैसे भी आपको नोट से अच्छी तरह समझ आ जाएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो हम डिस्कस करते हैं 4 पार्ट्स को। 4 पार्ट्स बोल दो, 4 सेक्शन बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो सबसे पहला सेक्शन है राजस्थान प्लेन्स, ये इसके बारे में बताऊंगा, पहले नाम बता देता हूँ हाँ भी कौन कौन से सेक्शन है। सेकंड सेक्शन का नाम है पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स, और थर्ड सेक्शन है गंगा प्लेन्स। लास्ट फोर्थ सेक्शन है ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। अब इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। जो मैंने पहला सेक्शन लिखवाया है राजस्थान प्लेन्स, तो मतलब यहाँ पर राजस्थान के मैदानी इलाके कवर होते तो बड़े सारे इलाकों के हैं, पर मैं मेन करवा रहा हूँ आपको। उसके बाद बात करते हैं सेकंड सेक्शन पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स की, तो जहाँ पर पंजाब और हरियाणा के मैदानी इलाके पाए जाते हैं। उसके बाद गंगा प्लेन्स, गंगा मतलब गंगा नदी के आसपास के इलाके, मैदानी इलाके, जिसमें कौन कौन सी प्लेसेस आ जाएंगी, दिल्ली, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल के मैदानी इलाके कवर होते हैं इसमें। उसके बाद लास्ट वाला जो सेक्शन है ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, मतलब ब्रह्मपुत्रा नदी के आसपास के मैदानी इलाके, इसमें मेन आ जाता है असम के इलाके। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बढ़ते हैं थर्ड फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया की तरफ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ।
हाँ जी, तो बेटा उसके बाद डिस्कस करते हैं थर्ड फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, जो है इंडियन डेजर्ट, मतलब भारतीय रेगिस्तान। इससे पहले मैंने इंडिया के 2 फिजिकल फीचर करवा दिए। ऊपर आ गए हमारे हिमालय माउंटेन, उसके जस्ट नीचे इंडिया के नदन प्लेन्स, मतलब उत्तरी भारत के मैदानी इलाके, मतलब पहाड़ी इलाके भी कर लिए और मैदानी इलाके भी कर लिए। अब हम करेंगे एनिमेशन के साथ इंडियन डेजर्ट का कंसेप्ट। जैसे कि आप इंडिया के मैप में देख पा रहे हो, इंडिया का जो डेजर्ट है नॉर्थ से लेके वेस्ट तक फैला हुआ है, और हमें डेजर्ट का नाम भी याद रखना पड़ेगा। उसका नाम क्या है? थार डेजर्ट। बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा, हाँ भी थार जो डेजर्ट है सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में पाया जाता है, पर ये पूरी तरीके से सही नहीं है। इसका मोस्टली हिस्सा राजस्थान में पाया जाता है, बताऊंगा कितने % राजस्थान में पाया जाता है। पर इसका जो हिस्सा है राजस्थान के साथ साथ ये रेगिस्तान हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में भी पाया जाता है, और साथ ही साथ ये जो रेगिस्तान है इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी है। तो बेसिकली इंडिया में राजस्थान में थार डेजर्ट की परसेंटेज है 85%, मतलब 85% डेजर्ट राजस्थान में पाया जाता है, और बचा हुआ 15% पाकिस्तान में एक प्लेस है सिंध, वहां पर पाया जाता है। आई होप ये छोटा सा कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अभी इंडिया में राजस्थान में कितने % है ये डेजर्ट, और पाकिस्तान में कितने % है, ये टोटल कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इंडिया की अगर बात करें 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर, अप्रोक्स 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर ये फैला हुआ है इंडिया में। अगर डेजर्ट की बात करें, इसका क्लाइमेट अराइड क्लाइमेट बोला जाता है, मतलब बहुत ज्यादा सूखा क्लाइमेट है। यहाँ पर वेजिटेशन भी बड़ी लेस पाई जाती है, यहाँ पर रेनफॉल भी बड़ी ज्यादा कम होती है, इसीलिए यहाँ पर वेजिटेशन भी कम है। वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधों की संख्या भी कम है, कैक्टस वगैरह वेजिटेशन पाई जाती है। और दूसरी विशेषता इसकी ये है, यहाँ पर सैंड ड्यून्स मिलती है, मतलब मिट्टी के पहाड़, छोटे छोटे पहाड़ जगह जगह पर देखने को मिलते हैं। और एक फैक्ट आपने याद रखना है, जो राजस्थान में थार डेजर्ट है, दिन में जो टेम्परेचर होता है धूप की वजह से बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर, और नाइट को ये टेम्परेचर कम हो जाता है। मतलब दिन में टेम्परेचर बड़ा ज्यादा गर्म होएगा और रात को टेम्परेचर ठंडा होएगा। लास्ट में आपने एक बात याद रखनी है, डेजर्ट में रिवर भी है। इस डेजर्ट की रिवर का नाम है लूनी रिवर। इसकी लेंथ कितनी है? 495 किलोमीटर। आई होप ये राजस्थान के थार डेजर्ट वाला कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया, और ये भी पता चल गया हाँ भी ये कहाँ से लेके कहाँ तक फैले हुए हैं, रिवर कौन सी है, वेजिटेशन कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, कितने % इंडिया में है, कितने % पाकिस्तान में है, और राजस्थान के साथ साथ पंजाब और हरियाणा में भी इसके हिस्से देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझ गया। हाँ जी बेटा, तो आगे हम डिस्कस करते हैं फोर्थ फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, जिसका नाम क्या है? द पेनिसुलर प्लेट्यू। इस कॉन्सेप्ट में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन होती है ना, बच्चों को पता ही नहीं चलता हाँ भी पेनिसुलर प्लेट्यू होता क्या है, इसके पार्ट्स नहीं समझ आते। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए जैसे ही कोई वीडियो उठाते हैं या कोई भी बुक उठाते हैं, तो जैसे ही कोई डिफिकल्ट नाम सुनते हैं ना, तो बंद करने की नौबत पड़ जाती है, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो बुक हो। पर मैं 100% श्योर हूँ, अगर आप ये वाला कंसेप्ट मेरे से समझते हो ना, तो आपको लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेगा। अब बहुत ज्यादा तारीफ हो गई है, अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक का नाम है पेनिसुलर प्लेट्यू। सबसे पहले हमने ये समझना होगा हाँ भी पेनिसुलर और प्लेट्यू का मतलब क्या है। ये दोनों का मतलब अलग अलग है। पेनिसुलर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लैंड जो 3 साइड से पानी से घिरी हो, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो, चाहे वो राइट हैंड साइड हो, चाहे वो नीचे उसके पानी हो। ध्यान रखना, 3 साइड से पानी से घिरी हो और एक साइड से ऊपर लैंड से कनेक्ट हो, उसको क्या बोला जाता है? पेनिसुलर। तो पेनिसुलर का मतलब क्या बना? ऐसी जगह, ऐसी धरती जो 3 साइड, कोई भी 3 साइड हो सकते हैं, पानी से घिरी हो और एक साइड से लैंड से कनेक्ट हो, तो उसको पेनिसुलर बोला जाता है। एक उससे थोड़ी सी मिलती जुलती डायग्राम है जिसको बोला जाता है आइलैंड। आइलैंड का मतलब क्या होता है? जो सभी तरफ से पानी से घिरा हो, बस थोड़ा सा फर्क है इन दोनों में। पेनिसुलर का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ 3 साइड से पानी से घिरा हो, और आइलैंड का मतलब क्या है? सभी साइड से पानी से घिरा हो। आई होप आपको पेनिसुलर का अच्छी तरह समझ आ गया हाँ भी पेनिसुलर होता क्या है। अब बात करते हैं प्लेट्यू की। प्लेट्यू जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, ये पहाड़ों की टाइप ही होता है, पर पहाड़ नहीं होता, ये अपनी जमीन से एलिवेटेड होता है। ध्यान रखना, मैंने एक वर्ड बोला है एलिवेटेड। एलिवेटेड का मतलब क्या होता है? अपने जमीन से ये ऊपर उठा हुआ होता है। अपनी इसकी फॉर्मेशन ध्यान रखनी है, और इसकी टॉप टेबल जैसी होती है, जैसे देख रहे हो ना, लेफ्ट से भी ऊंचाई में है और राइट से भी ऊंचाई में है, और ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है जैसे हमारा टेबल होता है। तो इन दोनों वर्ड को मिला के बनता है पेनिसुलर प्लेट्यू। मतलब पेनिसुलर का
का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जो 3 साइड से पानी से घिरी होती है और एक साइड से लैंड से कनेक्ट होती है। और प्लेट्यू का मतलब क्या होता है, ये जो पिक्चर में आपने पहाड़ देखे थे उसको प्लेट्यू बोला जाता है। आई होप ये ओनली 2 वर्ड्स का मतलब पता चल गया। अभी कंसेप्ट नहीं मैंने कराया, अभी दोनों का मैंने ऑपरेशन किया है, दोनों का मतलब बताया है। अब मैं आपको ना पिक्चर दिखाता हूँ, ये वाली इंडिया के इस वाले एरियाज को पेनिसुला प्लेट्यू बोला जाता है। देखो इस पिक्चर को ध्यान से, पेनिसुला प्लेट्यू को क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस वाली साइड में हमारा है अरेबियन सी और इस वाली साइड में है हमारा बे ऑफ बंगाल और नीचे क्या है साउथ में इंडियन ओशन। तो हो गया ना, 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है और एक साइड से ऊपर से लैंड से कनेक्ट है। तो ये उल्टी ट्रायंगल जो है इंडिया की, ये पेनिसुलर प्लेट्यू बोला जाता है। दोनों वर्ड्स को मिला के क्या बना है, इंडिया में पेनिसुलर प्लेट्यू है। पेनिसुलर क्यों है, क्योंकि 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है और एक साइड से लैंड से कनेक्ट है। प्लेट्यू को बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर प्लेट्यू पाए जाते हैं। आई होप पेनिसुलर प्लेट्यू का इंडिया में सिचुएशन कहाँ पर है और पेनिसुलर प्लेट्यू का मतलब होता क्या है आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब बात करते हैं अगला कंसेप्ट। हाँ भी पेनिसुलर प्लेट्यू जो थे वो कैसे फॉर्मेशन हुई, उनकी बने कैसे, हिस्ट्री क्या है। तो हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑफ प्लेट्स। ड्रिफ्ट यहाँ पर वर्ड है ना, ड्रिफ्ट का मतलब होता है तैरना। जैसे क्या होता है, कई बार बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ होता है, हम उसमें अपनी कागज की किश्ती बना के ऊपर रख देते हैं और जो किश्ती होती है वो तैरती रहती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाती रहती है, तो वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है। वैसे ही हम देखेंगे जो पूरा वर्ल्ड कॉन्टिनेंट से बना हुआ है वो कैसे बना है, पहले क्या होता था और अब का सीन क्या है। पिक्चर से बढ़िया समझाऊंगा, अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो इंडिया की पेनिसुला प्लेट्यू बनने की 4 स्टेजेस है, जैसे कि आप ये पिक्चर्स में देख रहे हो 4 की 4 स्टेजेस, जिसमें मैंने एक एक चीज मेंशन की है। सबसे पहले अगर फर्स्ट स्टेज की बात करें तो पूरा वर्ल्ड ना एक ही पार्ट का हिस्सा था। कितने साल पहले की बात है, 2 to 5 मिलियन ईयर अगो, मतलब पूरी दुनिया एक ही पार्ट का हिस्सा था और उस पूरे पार्ट को क्या बोला जाता था, पैंजिया। पहली स्टेज समझ आ गई। अभी कोई पार्ट्स में डिवाइड नहीं था, कोई कॉन्टिनेंट नहीं था, बस एक ही पार्ट था, पैंजिया। कितने साल पहले की बात है, 2 to 5 मिलियन ईयर अगो। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड स्टेज बनी जिसमें एक पार्ट था ना पैंजिया, वो 2 पार्ट्स में अब बटना शुरू हो गया, ड्रिफ्ट होके, तैर के। आपको तो पता ही ना, जो पूरा वर्ल्ड है उसमें 70% पानी है और 30% लैंड है, तो हमारी लैंड ना पानी के ऊपर तैरती ही रहती थी और अपनी पोजीशन चेंज करती रहती थी। और सेकंड स्टेज में ना 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया पूरा का पूरा वर्ल्ड। ऊपर वाला पार्ट बन गया लारेशिया और नीचे वाला पार्ट बन गया गोंडवाना। ध्यान रखना, ये गोंडवाना लैंड को रट्टा लगा लो, ये आगे बड़ा यूज होएगा इसका। इंडिया का जो पेनिसुला प्लेट्यू है वो गोंडवाना लैंड के टूटने से ही बना है, बताता हूँ कैसे। सेकंड स्टेज समझ आ गई। उसके बाद बात करते हैं थर्ड स्टेज की। उसके बाद अगर थर्ड स्टेज की बात करें तो बहुत सारे पार्ट्स में बन गया, बहुत सारे कॉन्टिनेंट बटना शुरू हो गया पूरा का पूरा वर्ल्ड। ये कब की बात है, 100 मिलियन ईयर अगो की। इसमें क्या हो गया, आप देख पा रहे हो बहुत सारे पार्ट्स बनने शुरू हो गए, जिसमें इंडिया भी है। जैसे ऊपर वाली साइड में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया बनना शुरू हो गया, और नीचे वाले पार्ट्स में देखो जैसे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अब इंडिया। देख लो ध्यान से, जो गोंड वाला जो लैंड थी उससे अलग हो रहा है अब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। आई होप ये थर्ड की थर्ड स्टेजेस आपको समझ आ गई है। कुछ नहीं, बस जो तैर रहा है लैंड वो इधर से उधर ड्रिफ्ट हो रहा है, इधर से उधर तैर रहा है। और लास्ट फाइनल स्टेज में, जिसको टुडेज अर्थ बोला जा सकता है, आज की अर्थ, इसमें क्या है, कॉन्टिनेंट्स में बटा हुआ है पूरा पूरा वर्ल्ड। नॉर्थ अमेरिका अलग हो गया, साउथ अमेरिका अलग हो गया, अफ्रीका एग्जिस्ट हो गया, यूरोप एग्जिस्ट हो गया, एशिया एग्जिस्ट हो गया, और जो इंडिया है तैरता हुआ एशिया के साथ कनेक्ट हो गया, और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका की पोजीशन ये वाली हो गई। आई होप ये 4 स्टेजेस आपको अच्छी तरह समझ आ गई। तो इंडिया का जो पेनिसुला है वो गोंड वाला लैंड से जुदा होके, मतलब अलग होके, गोंड वाला लैंड से ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग, ब्रेकिंग मतलब टूट के और ड्रिफ्टिंग मतलब तैरता हुआ एशिया के साथ कनेक्ट हो गया। तो ये नीचे वाला जो पार्ट था ये बन गया हमारा इंडियन पेनिसुला प्लेट्यू। आई होप अब आपको ये हिस्ट्री का अच्छी तरह समझ आ गया। हमने 2 बातें डिस्कस की हैं, एक तो पेनिसुला प्लेट्यू का मतलब क्या होता है अलग अलग का, और दूसरी बात हमने ये डिस्कस की है हाँ भी इंडिया का जो पेनिसुला प्लेट्यू था उसकी हिस्ट्री क्या है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इंडियन पेनिसुला की पिक्चर। बिल्कुल चीजों को ध्यान से समझना है, बिल्कुल चीजों को माइंड फ्रेश करके समझना है। तो बेसिकली जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, इंडिया में जो प्लेट्यू है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले जैसे देख पा रहे हो सेंटर हाईलैंड्स, बताऊंगा क्या होता है। उसके बाद डेक्कन प्लेट्यू और लास्ट में नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा हाँ भी सर ये नॉर्थ ईस्ट कहाँ से आ गया, ये तो तीनों साइड से पानी से कवर भी नहीं है, तो ये तो डेफिनेशन ही चेंज कर दी। नहीं बेटा, मैं सिर्फ और सिर्फ प्लेट्यू की बात कर रहा हूँ।
पेनिसुलर की बात नहीं करता। तो मतलब नॉर्थ ईस्ट में भी आने वाला ये वाला एरिया है, यहाँ पर भी प्लेट्यू पाए जाते हैं। और सेंट्रल हाईलैंड्स वाला जो एरिया है वो उसमें भी प्लेट्यू पाए जाते हैं। और डेक्कन प्लेट्यू वाला जो एरिया है उसमें भी प्लेट्यू पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं दो प्लेट्यू की, डेक्कन प्लेट्यू प्लस सेंट्रल हाईलैंड्स, इनको मिला के बनता है पेनिसुलर प्लेट्यू। मतलब दोनों वर्ड आ गए ना। पेनिसुलर का मतलब क्या होता है, तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ और एक साइड से लैंड से घिरा हुआ। तो सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू का ये उल्टा ट्रायंगल वाला एरिया कहलाएगा पेनिसुलर प्लेट्यू। और अकेला प्लेट्यू कौन कहलाएगा, ये अलग अलग सेंट्रल हाईलैंड्स, डेक्कन प्लेट्यू और नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में जो प्लेट्यू पाए जाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब थोड़े से ना पार्ट्स के नाम याद रखते हैं। हाँ भी, सेंट्रल हाईलैंड्स में कौन कौन से प्लेट्यू हैं, नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से प्लेट्यू हैं और डेक्कन प्लेट्यू में कौन कौन से प्लेट्यू पाए जाते हैं। ये करने से पहले मैं एक ना आपको नर्मदा रिवर का कंसेप्ट करवा देता हूँ। ये वाली जो नर्मदा रिवर है ये बिल्कुल बीचों बीच आ जाती है सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू के बीच में। अगर तुम लोगों को एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में, ऐसी कौन सी रिवर है जो सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू को बांटती है, तो नर्मदा रिवर। मतलब नर्मदा रिवर के ऊपर वाली साइड वाले प्लेट्यू कौन से कहलाएंगे, सेंट्रल हाईलैंड्स, और नर्मदा रिवर के नीचे वाले प्लेट्यू क्या कहलाएंगे, डेक्कन प्लेट्यू वाले एरिया। बस डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड दो तीन बार बोलोगे ना आपको रट जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं है, बस नाम है। सेंट्रल हाईलैंड में सबसे पहला आ जाता है मरवार प्लेट्यू, बस आपने नाम याद रखना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे मालवा प्लेट्यू, उसके बाद थर्ड नंबर पे बुंदेलखंड प्लेट्यू, लास्ट वन इज छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये है नर्मदा नदी के ऊपर ऊपर वाले प्लेट्यू जिसको सेंट्रल हाईलैंड्स बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू में सबसे पहले प्लेट्यू उसके नाम पे है डेक्कन प्लेट्यू, उसके बाद है कर्नाटका प्लेट्यू, उसके बाद है तेलंगाना प्लेट्यू, उसके बाद लास्ट है दंडाकनिया प्लेट्यू। बस एक दो बार नाम की प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे। मेरे को पता है थोड़े से टफ से नाम है, बस इसको आपने नोट से बढ़िया तैयारी करनी है तो आपको बढ़िया प्लेट्यू का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू में, एक जगह याद रखनी है आपने, शिलोंग के प्लेट्यू। मतलब ये बात कर रहे हैं मेघालय की, वहां पर भी प्लेट्यू पाए जाते हैं। अब आपने ना एक फैक्ट याद रखना है, जितने भी पेनिसुलर प्लेट्यू का एरिया ये वाला मैंने करवाया है, इसमें जितनी भी रिवर फ्लो करती हैं उनकी दिशा क्या है फ्लो करने की, वेस्ट टू ईस्ट। बस आपने दो रिवर यहाँ पर याद रखनी है, नर्मदा और तापी। एक ऐसी रिवर है पेनिसुलर प्लेट्यू में पाए जाने वाली जो फ्लो कैसे करती है, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब उल्टी करती है। बस आपने ये दो फैक्ट याद रखने हैं। उसके बाद अगर प्लेट्यू की बात करें, इसकी खासियत क्या क्या है। सबसे पहली खासियत है यहाँ से ना मिनरल्स मिलते हैं, बहुत सारे मिनरल्स, जैसे गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एक्सेट्रा। बहुत सारे मिनरल्स यहाँ से निकाले जाते हैं जो देश की तरक्की में हेल्प करते हैं। जो पेनिसुला प्लेट्यू वाला लैंड मास वाला एरिया है वो ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया, मतलब सबसे पुराना है। जैसे गोंडवाना बन गया था उससे अलग होके सबसे पुराना, हिमालय से भी पहले फॉर्मेशन किसकी हुई थी, पेनिसुला प्लेट्यू की। अगली बात, ये जो पेनिसुला प्लेट्यू है कौन सी रॉक से मिलके बना होता है, ओल्ड क्रिस्टल, एग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना होता है। आई होप आपको ये पेनिसुला प्लेट्यू वाला कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया की तरफ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जी तो बेटा आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिफ्थ फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। मतलब जो फिफ्थ बॉडी पार्ट है इंडिया का वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स का मतलब क्या होता है, समुद्र के किनारे वाले इलाके। मतलब ऐसे कितने इलाके हैं, ऐसी कितनी स्टेट्स और यूटीज हैं जो समुद्र के किनारे बसती हैं, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। ये वाला कंसेप्ट करवाने से पहले मैंने तुम लोगों को करवाया क्या क्या है पहले तो वो डिस्कस कर ले। जैसे कि हमने डिस्कस किया है इंडिया में सबसे ऊपर नॉर्थ वाली साइड्स में हमने हिमालयाज माउंटेन, मतलब हिमालय के पहाड़ के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हिमालय के पहाड़ों के जस्ट नीचे मैदानी इलाके आते हैं जिसको बोला जाता था नदन प्लेन्स। उसके बाद हमने राजस्थान वाला डेजर्ट रीड किया और देन हमने पेनिसुला प्लेट्यू के बारे में देखा जिसकी शेप क्या है, उल्टे ट्रायंगल की होती है। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोस्टल प्लेन्स, मतलब समुद्र के आसपास वाले इलाके, मतलब अरेबियन सी के साथ जो इलाके टच होते हैं और बे ऑफ बंगाल के साथ जो इलाके टच होते हैं। एक थोड़ा सा कंसेप्ट आपको करवाना है, जैसे मैंने करवाया था ना पेनिसुला प्लेट्यू। पेनिसुला प्लेट्यू के वेस्ट साइड पे
पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्ट साइड पे पाए जाते हैं ईस्टर्न घाट्स। तो कोस्टल प्लेन की डेफिनेशन क्या बनेगी? ऐसे एरियाज। अगर मैं वेस्ट कोस्टल प्लेन्स की बात करूं, मतलब वेस्ट में पाए जाने वाले समुद्री इलाके, तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? ऐसे एरिया जो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में है, उसको कौन से बोले जाएंगे? वेस्टर्न कोस्टल एरिया। मतलब वेस्ट में पाए जाने वाला कोस्टल एरिया। अगर मैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करूं, मतलब ईस्ट में पाए जाने वाले समुद्र के साथ वाले इलाके, तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? जो ईस्टर्न घाट्स है हमारे और बे ऑफ बंगाल के बीच वाला एरिया क्या कहलाएगा? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। आई होप ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पता चल गया कि हाँ भी वेस्टर्न घाट कौन से होते हैं और ईस्टर्न घाट कौन से होते हैं और हम क्या पढ़ने क्या वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हो, पहले तो हम डिस्कस करते हैं हाँ भी ऐसी कितनी स्टेट्स हैं। याद रखना मैं सिर्फ स्टेट की बात कर रहा हूँ। ऐसी कितनी स्टेट्स हैं जो समुद्र के किनारों पे बसी हुई है? तो उसका आंसर है 9 स्टेट। तो 9 स्टेट जो है वो समुद्र के किनारों पे बसी हुई है। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा गुजरात। गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आता है गोवा। गोवा के बाद 4th नंबर पे है कर्नाटका। कर्नाटका के बाद 5th नंबर पे है केरला। केरला के बाद 6 नंबर पे है तमिल। तमिल के बाद 7 नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। 7 के बाद 8 नंबर पे आता है उड़ीसा। उड़ीसा के बाद 9th लास्ट में आता है वेस्ट बंगाल। तो ये 9 स्टेट्स हैं जिसके साथ समुंदर लगता है, या तो अरेबियन सी है या बे बंगाल है। तो अगला कंसेप्ट आपने ये याद रखना है, जो इंडिया की मेन लैंड कोस्ट लाइन है। ध्यान से सुनो बात को। मेन लैंड मतलब ये वाली, अगर स्टेट्स की बात करें, कोस्ट लाइन की लंबाई कितनी है? तो उसका आंसर है 6100 किलोमीटर। अगर पूछा जाए आपसे हाँ भी इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन कितनी है, मतलब उसमें ये 4 यूटीज भी मिला के और ये 9 स्टेट्स भी मिला के इनकी लेंथ कितनी है? तो उसका आंसर है 7516.6 किलोमीटर। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी है आपने। अगर तो पूछे हाँ भी टोटल इंडिया की ओवरऑल कोस्ट लाइन कितनी है, जिसमें स्टेट और यूटी सारी आ जाएंगी, तो उसका आंसर ज्यादा वाला है 7516.6 किलोमीटर। अगर तुम लोगों को आए मेन लैंड की कोस्ट लाइन कितनी, हाँ भी जो 9 स्टेट मैंने अभी करवाई हैं उसकी कोस्ट लाइन कितनी है, लेंथ 6100 किलोमीटर। आई होप ये बेसिक थोड़ा सा आपको अच्छी तरह समझ आ गया। बेसिक के बाद कुछ करते हैं डिफिकल्ट वर्ड जो आगे यूज होंगे। मैं पहले ही उसका मतलब बता देता हूँ। जैसे पिक्चर देखने से पहले हमें पता होता है ना हाँ भी ये वाले एक्टर आने हैं, तो वैसे ही ये एक्टर ही समझ लो जो डिफिकल्ट वर्ड है। पहले मैं डिस्कस करवा देता हूँ, फिर बाद में जब आएंगे आपको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहला डिफिकल्ट वर्ड है कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंट। अगला वर्ड है कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस। में लिखे ना कोस्ट लाइन ऑफ, दोनों का मतलब ये कहना चाहता है हाँ भी समुद्र के साथ वाले इलाके। ये पिक्चर पहले दिखाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। जब भी सिचुएशन आएगी कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, इसका मतलब क्या होता है? जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ऐसा इलाका, ऐसा एरिया जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा हो। मतलब क्या है? सी लेवल बहुत ज्यादा हो और जहां पर जो लैंड है वो कम मात्रा में हो। मतलब पानी ज्यादा मात्रा में हो और लैंड कम मात्रा में हो, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? सबमर्जेंट। समझ आ गया? इसको याद रखने का तरीका, सब है ना वर्ड, तो सब तरफ पानी पानी ऐसे याद रख लो। तो कुछ इलाके ऐसे आएंगे, आगे डिस्कस करेंगे, जो कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंट के अंडर आएंगे। मतलब वहां पर लैंड कम है और पानी ज्यादा है। दूसरी इसकी उल्टी है, जैसे कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस। कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहां पर लैंड ज्यादा मात्रा में है, मतलब भूमि ज्यादा मात्रा में है और पानी का लेवल क्या है? कम है। जहां पर लैंड ज्यादा है और पानी कम है, उसको क्या बोला जाएगा? कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस। मतलब कुछ इलाके हम आगे ऐसे डिस्कस करेंगे जो कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंट और कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस के अंडर आएंगे। कोई जगह ऐसी होगी जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा है, कोई जगह ऐसी होगी जहां पर पानी की मात्रा कम है। आई होप ये फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड समझ आ गया। दूसरा डिफिकल्ट वर्ड वैसे डिफिकल्ट नहीं है, कईयों ने सुना होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि सभी को साथ में लेके चलना है। दूसरा वर्ड है पोर्ट। पोर्ट का मतलब बेसिकली होता है बंदरगाह। जैसे बस खड़ी होती है बस अड्डे में, हवाई जहाज खड़े होते हैं हवाई अड्डे में, वैसे ही जो शिप्स होते हैं जो बिजनेस करने के लिए इंडिया से यहाँ से वहां जाते हैं, ट्रेड करने के लिए, वो कहाँ पर अपना सामान अपलोड और अनलोड करते हैं, मतलब भरते हैं और खाली करते हैं, तो वो जगह है पोर्ट। पानी में चलने वाले जहाजों का अड्डा है, ऐसे समझ लो। आई होप ये 2-3 वर्ड आपको जो डिफिकल्ट आगे आएंगे आपको अच्छी तरह समझ आ गए। इसके बाद मैं करवाता हूँ टॉपिक को शुरू। जैसे कि मैंने बताया है इंडिया की जो ये वाली कोस्ट लाइन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है।
कौन कौन से? एक तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन मतलब वेस्ट में पाए जाने वाले समुद्र के साथ वाले इलाके, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मतलब ईस्ट में पाए जाने वाले समुद्र के साथ वाले इलाके। तो हम एक एक करके दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन मतलब वेस्ट में जो समुद्र के साथ वाले इलाके हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें और भी बड़ी सारी बातें डिस्कस करते हैं। है कुछ नहीं, बस थोड़े से डिफिकल्ट से नाम होंगे, बस आपकी अगर प्रैक्टिस बढ़िया है ना तो आपको बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ये वाले इलाके हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन मतलब वेस्ट में पाए जाने वाले समुद्र के साथ वाले इलाके। इनकी स्टार्टिंग होती है नॉर्थ से, गुजरात से लेके साउथ में तमिल मतलब कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। पहली बात समझ आ गई। और इनकी एवरेज चौड़ाई मतलब विड्थ कितनी है इनकी? 50 से लेके 60 किलोमीटर, मतलब कहीं जगह 50 होएगी, कहीं जगह 55 होएगी, मतलब एवरेज 50 से लेके 60 किलोमीटर तक इनकी चौड़ाई है। दो बातें समझ आ गई। अगली बात हमने ये डिस्कस करनी है, जो वेस्ट वाले कोस्टल एरियाज है उनको ना पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, फर्स्ट पार्ट है इसका कच्छ कोस्ट मतलब कच्छ के ये वाले कोस्ट के इलाके, और उसके साथ कौन सा है? काठियावाड़ कोस्ट मतलब काठियावाड़ के कोस्टल इलाके। फर्स्ट समझ आ गया, बस एज इट इज ही नाम याद रखने हैं। और उसके बाद आती है कोंकण कोस्ट, कोंकण नाम है और कोस्ट मतलब जो कोंकण के आसपास वाले ये वाले इलाके। उसके बाद थर्ड है मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट बस एज इट इज ही आपने ये नाम याद रखने हैं। आई होप ये जितने नाम मैंने बोले हैं आपको अच्छी तरह समझ आ गई। बस डिवाइडेशन है और प्रैक्टिस है आपकी, बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। और जो मैंने अभी कंसेप्ट करवाया ना, कोस्टलाइन ऑफ सबमर्जेंस एंड कोस्टलाइन ऑफ एमरजेंस, तो जो कोंकण कोस्टलाइन है उसको बोला जाता है कोस्टलाइन ऑफ सबमर्जेंस। अब मेरे को कमेंट में बताओ ये कौन सी कोस्टलाइन हो सकती है, जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा होती है या जहां पर पानी की मात्रा कम होती है। उसके बाद जो मालाबार कोस्ट है उसको बोला जाता है कोस्टलाइन ऑफ एमरजेंस। ये भी कमेंट में बताओ एमरजेंस क्या होता है, मतलब पानी की मात्रा ज्यादा या कम। समझ आ गई। उसके बाद अगर बात करें पोर्ट की, पोर्ट मतलब बंदरगाह, तो इसमें बहुत सारी बंदरगाहें पाई जाती हैं, जिसमें से पहली बंदरगाह है कांडला पोर्ट मतलब गुजरात में एक कांडला पोर्ट करके जगह है जहां पर शिप्स खड़े होते हैं। उसके बाद है मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट ये कहां पर है? महाराष्ट्र में, मतलब महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट एक जगह है जहां पर जहाज खड़े होते हैं, समुद्री जहाज। और उसके बाद है मोरमुगांव पोर्ट, वो है गोवा में, मतलब गोवा में एक मोरमुगांव पोर्ट है, वहां पर जहाज खड़े होते हैं। उसके बाद है मैंगलोर पोर्ट, ये कहां पर है? कर्नाटका में, जहां पर कर्नाटका में मैंगलोर पोर्ट है, यहाँ पर समुद्री जहाज खड़े होते हैं ट्रेड के लिए। और लास्ट में कोची पोर्ट, कोची पोर्ट कहां पर है? केरला में, जहां पर केरला में कोची पोर्ट में समुद्री जहाज ट्रेड के लिए खड़े होते हैं, शिप्स वगैरह। आई होप ये दो तीन बातें जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में मैंने बताई हैं आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में पाई जाती हैं, और लास्ट में किसके साथ मिलती हैं? अरेबियन सी, क्योंकि इस वाली साइड में हमारे अरेबियन सी है, वेस्ट वाली साइड में इंडिया के। तो सबसे पहली है साबरमती रिवर, उसके बाद है नर्मदा रिवर, और उसके बाद है ताप्ती रिवर। ये क्या करती हैं? ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं और इन स्टेट्स में से गुजर के अरेबियन सी में मिल जाती हैं। आई होप वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया, इसकी बढ़िया प्रैक्टिस आपने करनी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, इनकी स्टार्टिंग होती है नॉर्थ से, वेस्ट बंगाल से लेके साउथ में तमिल तक फैले हुए हैं। और इनकी चौड़ाई, एवरेज चौड़ाई कितनी है, विड्थ कितनी है? 100 से लेके 120 किलोमीटर। मतलब ये वाले जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ज्यादा चौड़े हैं, चौड़ाई में ज्यादा है। और जैसे हमने पार्ट्स याद रखे थे ना, इस वाली एरियाज में भी पार्ट्स हैं और पोर्ट्स हैं। तो पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला पार्ट है उत्कल प्लेन्स। उत्कल प्लेन्स मतलब उत्कल वाला एरिया, जहां पर प्लेन्स मतलब मैदानी इलाके पाए जाते हैं, जहां पर कौन कौन सी स्टेट्स कवर हो जाती है? वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। मैप साथ साथ देखोगे ना आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट है नदन सिरकार्स, मतलब नदन मतलब नॉर्थ के सिरकास एरियाज में कौन कौन से एरियाज आ जाएंगे, कौन कौन सी स्टेट्स आ जाएंगी? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ एरियाज। उसके बाद लास्ट वन इज कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल एक नाम है, एज इट इज याद रखना है। उसमें कौन कौन से इलाके, कौन कौन सी स्टेट्स कवर होती हैं? आंध्र प्रदेश और तमिल। और यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट आएगा, कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस और कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंट। तो आपने याद रखना है जो मैंने लास्ट वाला कराया ना कोरोमंडल कोस्ट, वो है कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस। अब मेरे को एमरजेंस कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होता है? पानी की मात्रा जहां पर ज्यादा होती है या पानी की मात्रा जहां पर कम होती है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से पोर्ट्स पाए जाते हैं, मतलब बंदरगाह कौन कौन सी मेन है। सबसे पहली है कोलकाता पोर्ट, जो कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद दूसरी
पोर्ट है पारादीप पोर्ट्स, मतलब पारादीप एक जगह है, कहाँ पर है, उड़ीसा में। वहां पर समुद्री जहाज खड़े होते हैं ट्रेड करने के लिए। उसके बाद अगली है विशाखापट्टनम पोर्ट, ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, मतलब आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पोर्ट है जहां पर समुद्री जहाज खड़े होते हैं व्यापार के लिए। और लास्ट वन इज चेन्नई पोर्ट, ये कहाँ पर है, तमिल में, जहां पर समुद्री जहाज खड़े होते हैं व्यापार के लिए। ये बार बार व्यापार के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वाले पोर्ट यहाँ पर सामान एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जाता है, जिससे देश की तरक्की में योगदान होता है। और वैसे भी कोस्टल एरिया जितना भी मैंने करवाया ना, वहां पर मछली उत्पादन बड़ा होता है, मतलब लोग क्या करते हैं, मछली पकड़ के अपना जीवन गुजारते हैं, जिससे उनका घर चलता है। तो इसी पर्पस में भी कोस्टल एरिया जो होता है मैरिन लाइफ में रिच होता है, मतलब समुद्री जीव जंतुओं का व्यापार होता है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। और लास्ट में हम रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ भी यहाँ पर जो रिवर्स होती हैं वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करके बे ऑफ बंगाल के साथ कनेक्ट होती है। वो कौन सी रिवर्स है, महानदी रिवर, गोदावरी रिवर और कावेरी रिवर। ये क्या करती हैं, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं और लास्ट में बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं। आई होप मैंने जितना भी कंसेप्ट आपको करवाया है कोस्टल प्लेन्स का, आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अगर थोड़े से नाम आपको दिक्कत है याद करने में, तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, 2-3 बार लिखोगे, 2-3 बार सुनोगे और नोट से प्रैक्टिस करोगे, आपको अच्छी तरह ये समझ आ जाएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अगले कंसेप्ट मतलब लास्ट फिजिकल फीचर की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाँ जी बेटा, अब हम करेंगे डिस्कस अपना 6th फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। ये वाला जो फिजिकल फीचर है, ये वाला लास्ट फिजिकल फीचर है हमारा, मतलब लास्ट बॉडी पार्ट ऑफ इंडिया ऐसे समझ लो। तो ये वाला जो फिजिकल फीचर है इंडियन आइलैंड्स। आइलैंड्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्लेस जो सभी तरफ से पानी से घिरी होती है, उसको आइलैंड बोला जाता है। तो बेसिकली जैसे आप इंडिया के मैप में देख रहे हो, इंडिया के पास 2 आइलैंड ग्रुप है। एक का नाम है लक्षद्वीप आइलैंड और दूसरे का नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है वो हमारे वेस्ट में है, जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो ईस्ट में लोकेटेड है। इतनी बात समझ आ गई। दूसरी बात हमने ये डिस्कस करनी है, हमारे इंडिया में वेस्ट वाली साइड में है अरेबियन सी और ईस्ट वाली साइड में है बे ऑफ बंगाल की सी। तो हमने फैक्ट ये याद रखना है, जो हमारा वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड है वो है अरेबियन सी के अराउंड, मतलब अरेबियन सी के बीच में ये आइलैंड पाया जाता है। और दूसरा फैक्ट हमने ये याद रखना है, जो हमारा अंडमान एंड निकोबार वाला आइलैंड है वो है हमारे ईस्ट में, मतलब वहां पर बे ऑफ बंगाल है। तो बे ऑफ बंगाल के बीच वाला आइलैंड कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार वाला आइलैंड। आई होप यहाँ तक आपको फैक्चुअल डिटेल अच्छी तरह समझ आ गई। अब ना हम इन दोनों आइलैंड मतलब लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के एक एक पॉइंट डिफरेंस के रूप में पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा हमारा बेसिक और कंसेप्ट दोनों अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक को लेके। तो सबसे पहला फैक्ट हमने याद रखना है, जो मैंने अभी करवाया है, जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है वो है हमारा अरेबियन सी में लोकेटेड। दूसरा जो हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो हमारा सिचुएटेड है बे ऑफ बंगाल में। दूसरी बात हमने ये याद रखनी है, जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है वो है इंडिया की कोस्ट लाइन के नियर। इसको ऐसे याद रख लो। हाँ, अभी जो हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य क्या है, बड़ा नियर है। ए मतलब हमारा बिल्कुल क्लियर है, हमें क्या करना है, ऐसे याद रखो। जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है वो इंडिया की कोस्ट लाइन के नियर है, और उसके उलट दूसरा जो आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार वो इंडिया की कोस्ट लाइन के ज्यादा दूर है, अवे है। 2 बातें समझ आ गई। अगली बात हम डिस्कस करते हैं कि जो है लक्षद्वीप आइलैंड वो है साइज में छोटा आइलैंड, और अंडमान और निकोबार वाला आइलैंड है वो है हमारा साइज में बड़ा आइलैंड। ये मैं बड़ा छोटा क्यों बोल रहा हूँ, तो आपने 2 बातें याद रखनी है। पहली बात, लक्षद्वीप आइलैंड है 32 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसलिए छोटा है साइज में। और अंडमान और निकोबार आइलैंड फैला हुआ है 8249 स्क्वायर किलोमीटर अप्रोक्स, तो इसीलिए वो साइज में बड़ा है। दूसरा फैक्ट आपने ये याद रखना है कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो टोटल कितने आइलैंड से मिलके बना है, 36 आइलैंड। और जो अंडमान और निकोबार वाला आइलैंड है वो बना है टोटल अप्रोक्स 836 आइलैंड से। इसीलिए मैंने बोला है हाँ भी जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो साइज में छोटा है, और जो अंडमान और निकोबार है वो साइज में बड़ा है। आई होप यहाँ तक आपको फैक्चुअल डिटेल अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद हम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर, जहाँ पर सारे सरकारी काम होते हैं। तो लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर कौन सा है, कवरती, मतलब उसकी कैपिटल ही है। और दूसरा अंडमान और निकोबार का एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर, उसकी कैपिटल ही है। और जो उसके बाद हम लास्ट में पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो लक्षद्वीप आइलैंड है उसको बोला जाता है आइलैंड ऑफ कोरल रीफ। जैसे कि आप कोरल देख रहे हो, इसको कोरल बोलते हैं, पिक्चर में समुद्री जीव होता है। रीफ का मतलब होता है ग्रुप,
मतलब जो ये वाले पिक्चर में जीव जंतु है समुद्री कोरल, उनकी रीफ पाई जाती है, उनके बहुत सारे ग्रुप्स पाए जाते हैं, इसलिए इस आइलैंड को कोरल रीफ आइलैंड बोला जाता है, लक्षद्वीप आइलैंड को। और जो अंडमान निकोबार वाला आइलैंड है उसको बोला जाता है वोल्केनिक आइलैंड। आई होप ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी तरह समझ आ गई। यहाँ पर होते हैं हमारे 6 के 6 फिजिकल फीचर अच्छी तरह कवर, ये बेसिक आपको करवाया है। तो इसमें बड़ी सारी बातें, अब कमेंट बॉक्स में ऐसे मत बोलना हाँ भी ये सारा आपने तो थोड़ी सी बातें करवाई हैं। मैंने क्या करवाया, आपका बेसिक मजबूत किया है और साथ में आपको दिखाया कि कौन सा फिजिकल फीचर कहाँ पर लोकेट करता है। अब लास्ट में अगर बात करें इंडिया की डाइवर्सिटी, जो हमने डाइवर्सिटी कर ली, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे प्लेन्स मैदानी इलाके हैं, जो इंडिया की डाइवर्सिटी है उससे इंडिया को क्या मिलता है इसको और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला पहाड़ है तो पहाड़ों से हमें क्या मिलता है, जैसे मैंने बोला मैदान है तो मैदानों से हमें क्या मिलता है, मतलब इंडिया की जो खूबसूरती है वो कौन सी चीज से क्या मिलता है वो डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट में। तो हमने 6 फिजिकल फीचर किए हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट फिजिकल फीचर किया है द हिमालय माउंटेन। हिमालय माउंटेन की वजह से इंडिया में वाटर और फॉरेस्ट वेल्थ है, मतलब वाटर पानी, वहां से झरने वगैरह बहते हैं, वहां से पानी मिलता है, और फॉरेस्ट वहां पर जंगल भी मिलते हैं, इंडिया की एज ए वेल्थ के रूप में ही है। दूसरा फिजिकल फीचर हमने किया है नदर्न प्लेन्स, मतलब नॉर्थ के मैदानी इलाके। मैदानी इलाकों की वजह से इंडिया में ग्रीनरीज है, मतलब हरियाली, हरा भरा है इंडिया, ये भी इंडिया की वेल्थ है। दो वेल्थ समझ आ गई। उसके बाद बात करें डेजर्ट की, हमने थर्ड फिजिकल फीचर डेजर्ट किया था, राजस्थान वाला। तो डेजर्ट की वजह से इंडिया में कौन सी वेल्थ है, सैंड है। डेजर्ट से हमें सैंड मिलती है, सैंड का यूज घर की कंस्ट्रक्शन करने के लिए और भी बहुत सारे मेटल्स को मजबूत करने के लिए सैंड का यूज होता है। तो तीसरी वेल्थ समझ आ गई। उसके बाद हमने पेनिसुला प्लेट्यू का उल्टा ट्रायंगल वाला जो एरिया किया था, पेनिसुला प्लेट्यू की वजह से इंडिया में मिनरल्स मिलते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर एक्सेप्ट्रा, सारे मिनरल्स इंडिया को पेनिसुला प्लेट्यू से ही मिलते हैं, वहां से खुदाई होके इंडिया की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमने कोस्टल प्लेन्स फिफ्थ और लास्ट में सिक्स्थ हमारे आइलैंड किया है। इन दोनों की वजह से मैरिन लाइफ है हमारी। मैरिन लाइफ का मतलब क्या होता है, समुद्री लाइफ, जैसे मछलियां वगैरह होगी, उनकी वजह से कई लोगों का घर चलता है और वो भी इंडिया की वेल्थ के रूप में ही दोनों माने जाते हैं। आई होप ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया, कौन सा फिजिकल फीचर कहां पर है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और कंसेप्ट के साथ। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।